आज मैं आपको हिंदी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा दक्षता का विकास। यह हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है और यह इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो मैं आज आपको इस टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। भाषा दक्षता का विकास हम हमेशा एक क्रम के अंदर होता है और वह क्रम है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, फिर हम उस चीज़ को पढ़ना सीखते हैं और फिर हम लिखना सीखते हैं। तो हमेशा कोई भी भाषा का विकास इसी ही क्रम में होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिसनिंग और रीडिंग, ये जो दो हमारे कौशल होते हैं, इसके अंतर्गत हम हमेशा भाषा को ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। इसी के साथ स्पीकिंग और राइटिंग जो हमारे कौशल होते हैं, उसके अंतर्गत हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए इन्हें अभिव्यंजनात्मक कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट, अन्य भाषाई कौशलों जैसे पठन कौशल, मौखिक कौशल, लिखित कौशल का आधार क्या है? यह क्वेश्चन भी पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी कौशलों का आधार श्रवण कौशल को ही माना गया है, क्योंकि जब तक आप किसी भाषा को सुनोगे नहीं, तब तक आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा। भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अधिक से अधिक सुनना होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सिर्फ यह समझा है कि एक भाषा को सीखने के लिए उसे एक क्रम में सीखा जाता है। सबसे पहले उस भाषा को हमें सिर्फ सुनना होता है और बहुत बार सुनना होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह सिर्फ अपने समुदाय में रहकर, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में रहकर सिर्फ भाषा को सुनता है। उसके बाद वह बोलना सीखता है और फिर लिखना और फिर वह पढ़ना सीखता है और फिर वो लास्ट में लिखना सीखता है। लिसनिंग और रीडिंग को हम ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं और उसी प्रकार स्पीकिंग और राइटिंग को हम अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। इसके बाद हम आते हैं श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। अब हमें श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों के बारे में जानना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन यह एक ऐसा सहस्वर वाचन का प्रयोग निम्न स्तर की कक्षाओं में किया जाता है, जिसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते समय उच्चारण करता है और साथ के साथ बच्चों को कहता है, आप भी बोलो। उदाहरण के लिए अध्यापक द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में कविता का उच्चारण करना और बच्चों द्वारा उच्चारण का अनुकरण करना और अच्छे से समझना और फिर उच्चारण करना ही सहस्वर वाचन कहलाता है। मैंने अपने नोट्सों में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सहस्वर वाचन जो होता है वह हमेशा प्राइमरी जो क्लासेस होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और सहस्वर वाचन का एक एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है कि अध्यापक कक्षा में जाकर कविता सुनाता है और बच्चों को कहता है मेरे साथ साथ इसको बोलो, और बच्चे भी अपने अध्यापक के उच्चारण का अच्छे से अनुकरण करते हैं, अच्छे से समझते हैं और उसके बाद कविता का उच्चारण करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी श्रवण कौशल की विधि आती है वह है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात जी हैं और प्रश्नोत्तर विधि उच्च कक्षाओं के लिए उचित मानी जाती है। जिस प्रकार सहस्वर विधि निम्न कक्षाओं के लिए अच्छी मानी जाती है, उसी प्रकार प्रश्नोत्तर विधि उच्च कक्षाओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कक्ष में अध्यापक के द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, उस विषय वस्तु में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कक्ष में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों से पूछा जाता है। छात्र प्रश्नों को ध्यान से सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। बच्चों के उत्तर देने के बाद अध्यापक इस बात का मूल्यांकन कर लेता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं।
ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित विधि होती है। प्रश्नोत्तर विधि के दौरान छात्र शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जो अध्यापक है वह प्रश्न पूछता है और बच्चा है वह उत्तर देता है। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा अध्यापक निदानात्मक परिश्रम कर लेता है, क्योंकि उसे यह पता चल जाता है कि छात्र उसको सुनकर विषय वस्तु को कितना ग्रहण कर पाया है। प्रश्नोत्तर विधि एक बहुत अच्छी विधि है, जिसके अंतर्गत अध्यापक अपने बच्चों का बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर पाता है। वह विषय वस्तु में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाता है और बच्चों से पूछता है, और उसे यह पता चल जाता है कि किन किन बच्चों ने अच्छे से अध्यापक को सुना है और समझा है। अगर बच्चे के अंदर अच्छा श्रवण कौशल होगा तो वह अच्छे से जवाब दे पाएगा और अध्यापक को अपने विषय का मूल्यांकन भी हो जाएगा। थर्ड जो विधि आती है श्रवण कौशल की, वह है कहानी कहना व सुनना विधि। अध्यापक कक्ष में कहानी सुनाता है और बच्चों से कहता है कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुनाने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि बच्चे ने कहानी कितनी सुनी है और कितनी समझी है। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि तीसरी विधि के अंतर्गत अध्यापक कक्षा में आता है और बच्चों से कहता है कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और उसके बाद आपको मुझे वह कहानी सुनानी है। जो बच्चा उस कहानी को बिल्कुल सही अर्थों में समझा पाएगा, इसका मतलब उसका श्रवण कौशल का विकास अच्छे से हो रहा है और वह ध्यानपूर्वक सुन रहा है। चौथी विधि है सुतलेख विधि। सुतलेख अर्थात सुंदर लिखना। इस विधि में छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर सुंदर लिखता है। इस विधि के द्वारा श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास होता है, क्योंकि सुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनता है वही सामग्री को पूरा लिखेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा वह वाक्यांश को छोड़ देगा। कई बार आपने कक्षा में देखा होगा अध्यापक बच्चों से सुतलेख लिखवाते हैं। सुतलेख के द्वारा यही एक ऐसा कौशल है जिसके अंतर्गत हमारे श्रवण और लेखन दोनों के कौशलों का विकास हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा सुनकर अच्छे से लिखता है। फिफ्थ विधि है भाषण विधि। इसके अंतर्गत छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण खत्म होने के बाद उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। इसके अंदर भी भाषण विधि के अंदर भी प्रश्नोत्तर विधि की तरह ही प्रश्नोत्तर विधि के अंदर तो हम अपने पढ़ाए हुए पाठ में से क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके अंदर भी हम पहले एक भाषण देते हैं और बच्चों को बता देते हैं कि इस भाषण के ख़त्म होने के बाद हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे, आपको बहुत ध्यानपूर्वक यह भाषण सुनना है और उसके बाद इनके जवाब देने हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बना रखा है, ये देखिए एक साथ। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले सहस्वर विधि, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यह निम्न स्तर पे प्रयोग की जाती है। इसके अंदर अध्यापक कविता या स्वर वगैरह बच्चों को मतलब उच्चारण करता है और बोलता है मेरे पीछे पीछे इस चीज़ का उच्चारण करें, तो ये सहस्वर विधि कहलाती है। दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया था प्रश्नोत्तर विधि, जिसके अंदर अध्यापक पढ़ाई गई सामग्री में से कुछ भी प्रश्न उठाता है और बच्चों से पूछता है और अपना मूल्यांकन करता है। तीसरी विधि मैंने आपको बताई थी कहानी सुनना व कहना। इसके अंतर्गत भी अध्यापक कहानी सुनाता है और बच्चों से फिर वह कहानी सुनाने के लिए कहता है। चौथी विधि है सुतलेख विधि। इसके अंदर अध्यापक बच्चों को बोलता है और बच्चे सुनते हैं और लिखते हैं। और पांचवी विधि है भाषण विधि। इसके अंतर्गत अध्यापक भाषण देता है और उसके अंत में बच्चों से प्रश्न पूछता है। ओके। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु अर्थात टीचिंग कराने के लिए कौन कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पेपरों में आ जाता है कि जब भी जो श्रवण कौशल हैं उनसे हम जब टीचिंग करा रहे हैं उनको प्रयोग करके, तो कौन से हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रामोफोन एवं टैप रिकॉर्डर। श्रवण कौशल मतलब सुनकर किसी बात को ग्रहण करने के लिए ग्रामोफोन एवं टैप रिकॉर्डर सबसे मुख्य सामग्री मानी जाती है।
इस शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है और उनको महान पुरुषों का भाषण, कविता, कहानी सुनाई जाती है और उनको कहा जाता है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके श्रवण कौशल की भी जांच की जा सकती है। उसके बाद दूसरा जो श्रवण कौशल का हमारा टीचिंग एड आता है वो है रेडियो। रेडियो के द्वारा भी आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरे नंबर पे आता है चलचित्र। चलचित्र में आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं, तो ये दृश्य श्रव्य साधन हुआ। रेडियो और टैप रिकॉर्डर हमारा श्रव्य साधन हुआ। तो चलचित्र के अंदर हमें दृश्य के साथ साथ आवाज़ भी दिखाई भी देता है, इससे बच्चे ध्यान से देखते हुए सुनते हैं। और लास्ट में 4th and 5th वीडियो और कंप्यूटर भी हमारे श्रव्य और दृश्य सामग्री हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को दिखाते हुए सुनाते भी हैं और इसे हम बच्चों को ज्ञान ग्रहण कराते हैं। तो ये आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अंदर मैंने आपको भाषा दक्षता का विकास कैसे होता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं और श्रवण कौशल की क्या क्या शिक्षण विधि हैं और फिर उसके बाद में क्या क्या उनके टीचिंग एड्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से बताया है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। धन्यवाद।